नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और आज आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाग, सामान्य परिचय, प्रकरण 1। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है इस टॉपिक पर, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। लाइक शेयर कीजिएगा। यदि पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं काल विभाग। तो काल विभाग के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ हिंदी साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों को परंपरा में रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अंतःकरण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि में हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। हालांकि ये पेज मैंने पहले भी देखा है, पिछली वीडियो में भी देखा है, लेकिन एक बार फिर से देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 कालखंडों में विभाजन किया। पहला कालखंड का नाम इन्होंने आदिकाल दिया। आदिकाल का नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा। संवत 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरे विभाग का नाम पूर्व मध्यकाल रखा और पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल से संबोधित किया, 1375 से 1700 संवत। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, 1700 से 1900 ईस्वी इसका समय रखा। आधुनिक काल का नाम गद्यकाल और इसका समय 1900 से 1984 ईस्वी। ये पूछा हुआ है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल या गद्य काल का नाम कब से कब तक या समय कब से कब तक माना है, ये पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे 4 कालखंडों में विभाजन किया। शुक्ल जी ने कितने वर्षों के साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, तो याद रखेंगे 900 वर्षों के इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त किया। ठीक है, 4 कालखंड कौन है? तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ये तो जान ही रहे हैं आप। और ये भी बहुत पूछा जाता है, शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या कहा? तो वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल, आधुनिक काल का नाम गद्यकाल। तो आदिकाल का समय इन्होंने कब से कब तक माना है? 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल दिया और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल का नाम गद्यकाल और गद्यकाल का समय 1900 से 1984 ईस्वी। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामांकन किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजश्री की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत पीछे होंगी। पीछे मतलब संक्षेप में अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाएं
रचनाओं का उल्लेख होगा। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं, याद रखेंगे। तो ज़्यादातर रीतिकाल में किस तरह की रचनाएं हुई, आप सभी जानते हैं। वीर प्रशस्ति काव्य लिखे गए हैं रीतिकाल में। ऐसा नहीं कि रीतिकाल में ही वीर रस की रचनाएं हुई हैं, वीरता का वर्णन हुआ है, बल्कि आदिकाल में भी तो हुआ है। तो रीतिकाल के पहले भी वीर काव्य लिखे गए हैं। ये अब आगे देखते हैं हम। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में लगता है। मुंज और भोज के समय संभवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संभवत 1050 से लेकर संभवत 1375 तक, अर्थात महाभोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का समय क्या माना है। तो याद रखेंगे, आदिकाल का समय आदिकाल संभवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का प्रारंभ और पीछे ले जाती है और संभवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो शुक्ल जी ने लिखा है उसके पीछे से समय माना जाता है, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो वही मानना चाहिए जहाँ से शुक्ल जी ने बताया है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें याद क्या रखना है कि भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ठीक है, पूछा जा सकता है भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद कौन थे। तो पुष्य आप पढ़े होंगे आदिकाल में। आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राज्य आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यद्यपि यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है
उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा है। इस अपभ्रंश की भाषा फिर से देखेंगे। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी से अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, या उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम शब्द लिए जाने लगे हैं, जैसे विभक्तियां, कारक और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्षों पुराने रखे गए हैं। बोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई है, सारा वही रूप न लेकर कवि चारण आदि भाषा की बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा में रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हम पदों में मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पंक्ति पूछी गई है नेट आदि परीक्षा में। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ बहुत अलग और बहुत दिनों तक आदिकाल के अंतर्गत क्या उसके पीछे तक कई पोथियों में चलती रही है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि हैं, संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो देखिए कैसे हमीर की वीरता का वर्णन हुआ है, किस भाषा में हुआ है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे, हम पीडीएफ ही दे देंगे पूरा, आप खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे चलिए वीर हमीर पाथदर में इंग कप्पई दिगमग ग्राह सारंग धूल सुरसई आछई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति की बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद विज्जामय भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन हाशा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। तो कबीरदास कैसे सुना रहे थे? आगिन जो लागी नीर में कंदो जलियां झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। ये कबीरदास की है। कहने का तात्पर्य इनके यह है, मतलब सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। तो विद्यापति ने कैसे सूचित किया दोनों भाषाओं का व्यवहार? एक तो पुरानी अपभ्रंश और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा। कैसे सूचित किया? देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपो ओ हट्ठा। विद्यापति की ये पंक्ति है और पूछी जाती है। अर्थात देसी भाषा का मतलब क्या है कि साधारण बोलचाल की भाषा या बोलचाल की भाषा, सबको मीठी लगने वाली भाषा। बोलचाल की भाषा या देसी भाषा का मतलब क्या है? सबको मीठी लगने वाली भाषा है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ।
विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इस व्यर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। ये शुक्ल जी बताते हैं कि कैसे कैसे ये बताएंगे, आपको कैसे वर्णन करेंगे। प्रकरण 1 में इतनी सी ही बात थी। आयोग थोड़ा सा है यहाँ पे उलझा हुआ पेज, जो ऐसे ज़्यादा ये करेंगे तो ये फट सा जाएगा, अक्षर दिखता नहीं है, लेकिन समझने लायक है, आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर कीजिएगा, पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये समय से निरंतर डेली 10 बजे वीडियो मिलेगी आपको सुबह में। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा।